अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से आटा चीनी के बहरानों पर तहकीकाती कमेटियां कायम की गई थी, जिनकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में तहलका हेज इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को पावर सेक्टर में हर रोज़ 1 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इस हिस्से में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में सार्फिन को बेची जा रही है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस हिस्से में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान के सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनीज ने 50 अरब और 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, जो कंपनीज अब तक तकरीबन 415 अरब रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। जबकि 2002 की जो पावर पॉलिसी थी उसके तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, जबकि 57 अरब और 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। जबकि वो कंपनीज भी अब तक 300 से ज़ायद अरब रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। जबकि 2015 की जो पावर पॉलिसी थी उसके तहत 2 कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि एक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट का 32% प्रॉफिट एक साल में कमा चुकी है, जबकि दूसरी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट में का 71% प्रॉफिट एक साल में कमा चुकी है। नाजरीन, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये कंपनीज ऑयल कम यूज़ करती हैं, तेल कम यूज़ करती हैं, जबकि रिकॉर्ड में ज़्यादा ज़ाहिर करती हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पिछले 9 सालों में तकरीबन 64 अरब और 88 करोड़ रुपए की ज़ायद अदायगियाँ कर चुकी हैं इन कंपनीज़ को। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फ्यूचर में भी ये कंपनीज़ 1 अरब और 23 करोड़ रुपए की इजाफी पेमेंट वसूल करेंगी। नाजरीन, जो 2013 की जो फ्रेमवर्क पॉलिसी के तहत 8 कंपनीज ने बिजली के कारखाने लगाए, जो कि उस वक्त हुकूमत की जानिब से उनको 5 अरब और 34 करोड़ रुपए की ज़ायद अदायगियाँ की गई थी। जबकि अगर आप मिसमैच फ्रीक्वेंसी को देखें तो 2002 से अब तक हुकूमत की जानिब से तकरीबन 565 अरब और 88 करोड़ रुपए की ज़ायद अदायगियाँ की गई हैं मिसमैच फ्रीक्वेंसी की वजह से हुकूमत की जानिब से। नाजरीन, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2007 से लेकर 2019 तक हुकूमत की जानिब से जो अदायगियाँ की गई हैं वो 3202 अरब रुपए की हैं, जबकि जो सब्सिडी दी गई है 2007 से 2019 तक हुकूमत की जानिब से वो 250 अरब रुपए की सब्सिडी है। इतनी बड़ी तादाद में पावर सेक्टर को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है और इसकी वजह यह है कि ये सेक्टर ये ज़ाहिर करता है कि ये नुकसान में जा रहा है। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2010 के दरमियान जो बिजली की पैदावारी लागत थी उसमें 142% इजाफा हुआ। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2007 में जो सरकारी कर्जा था वो जीडीपी का 52% था, जबकि 2019 में सरकारी कर्जा जीडीपी का 82% हो चुका है। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात भी पेश की गई हैं, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो इजाफी अदायगियाँ की गई हैं इन कंपनीज़ को वो वापस ली जाएं और इनका प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट है ये डॉलर्स में वो वसूल करते हैं अदायगियाँ, उनको रुपयों में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर हुकूमत इन सिफारिशात पर अमल करे तो हुकूमत 4700 अरब रुपए की बचत कर सकती है, और अगर टेक एंड पे के मेथड पर अमल करे तो मज़ीद 150 से 200 अरब रुपए की हुकूमत बचत कर सकती है। नाजरीन, ये इस रिपोर्ट में तहलका हेज इंकशाफात किए गए थे। कुछ दिनों पहले हुकूमत की जानिब से ये इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी कायम की गई थी ताकि पावर सेक्टर में का जायज़ा लिया जाए कि यहाँ पर क्या हालात है, क्योंकि जब रिपोर्ट्स आई थी चीनी और आटा के बहरानों पर कायम तहकीकाती कमेटियों की तो उसमें भी बड़े तहलका हेज इंकशाफात थे, लेकिन इस पावर सेक्टर में जो इंकशाफात हुए हैं इंक्वायरी कमेटी की जानिब से उनसे भी बड़े हैं। नाजरीन, दूसरी बात करूँगा, आज मैं हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डीनेंस पास किया गया है ज़हीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को रोकने के लिए। पिछले दिनों हम सुनते रहे हैं कि जब तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट्स आई थी सामने तो चीनी और आटा माफिया की जानिब से धमकियां भी मौसूल हुई हुकूमत को, और शहर रशीद साहब भी कह चुके हैं कि ये माफिया इतना है कि जब शहर रशीद साहब चीन में थे तो उस वक्त भी इनको धमकियां दे चुके हैं। इतना ताकतवर है ये माफिया, इतना ताकतवर है कि वफाकी हुकूमत इनको सब्सिडी नहीं देती और पंजाब हुकूमत से ये सब्सिडी हासिल कर लेते हैं। तो ज़हीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑर्डीनेंस जो पास किया गया है ऑर्डीनेंस, वो उसके मैं आपको निकात बताता चलता हूँ। इस ऑर्डीनेंस में बताया गया है कि जो भी बंदा, कंपनी, अदारा ज़हीरा अंदोज़ी में मुलविस पाया जाएगा तो किसी भी कंपनी
کہ مالک کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے کسی بھی ملازم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جب گرفتاری ہوگی تو اس میں 3 سال قید کو شامل کیا گیا ہے، اور جتنا مال بھی گودام یا کمپنی سے ذخیرہ شدہ مال جو پکڑا جائے گا، ضبط کیا جائے گا، اس کا 50% حصہ جرمانے کے طور پر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ بتاتا ہے حکومت وقت کو کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو جو بھی مال پھر ضبط ہوگا اس کے نتیجے میں اس کا 10% حصہ اس آگاہ کرنے والے شخص کو بطور انعام دیا جائے گا۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری افسر وہ ڈپٹی کمشنر خود ہوگا یا وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے گا، اور سرکاری افسر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کہیں پہ بھی بغیر وارنٹ کے چھاپا مار سکتا ہے اور گودام یا کمپنی کو بند کر سکتا ہے۔ وہ اس کو سرکاری افسر کو یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جو ضبط شدہ مال ہے اس کی نیلامی کر سکتا ہے، اور نیلامی کے بعد اس سے حاصل شدہ جو رقم ہے وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی آٹا مافیا اور جو بھی مافیا ہے جو ذخیرہ اندوزی میں یا اسمگلنگ میں ملوث ہوتا ہے، جب مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اور حکومت کوشش کرے گی کہ آئندہ عوام پر ایسا بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ بھی ہدایات جاری کی گئیں کہ اگر ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد درکار ہو تو وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبوں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن ضروری ہے، اور تمام انفارمیشن ٹائملی شیئر کی جائے تاکہ ذخیرہ اندوزی اور جو اسمگلنگ ہے ایسے مافیا کو پکڑا جا سکے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جا سکیں۔ ناظرین، آج بھی یہ آرڈیننس حکومت کی جانب سے لاگو کیا گیا۔ آرڈیننس یوزلی اس وقت لاگو کیا جاتا ہے جب حکومت جلدی سے کوئی اپنا ایکشن لینا چاہتی ہے، کیونکہ یوزلی تو قانون سازی ہوتی ہے، تو آرڈیننس حکومت کی جانب سے تب آتا ہے جب حکومت جلدی سے کوئی ایکشن لینا چاہ رہی ہوتی ہے تاکہ کسی بھی ایشو کو فوری طور پر ایڈریس کیا جا سکے، اور آرڈیننس کو تھوڑے عرصے بعد پھر پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں کی سے اس کی پراپر منظوری لی جاتی ہے، اس کے بعد یہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آرڈیننس تھا جو آج پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تعمیراتی شعبے کے حوالے سے بھی ایک آرڈیننس پیش کیا گیا تھا، لیکن جو ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے اوپر آرڈیننس پیش کیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوا تو یقیناً حکومت ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔